मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन नंबर 2 बिहार सरकार का इतिहास, जो बीटीबीसी का इतिहास है, उसका समाजवाद एवं साम्यवाद का चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ये लेसन नंबर 2 है, लेसन नंबर 2 है ना। और ये क्लास 10 का इतिहास है, बिहार सरकार बीटीबीसी। आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आवाम दिया। आधुनिक काल में समाज को एक नया आवाम दिया। आवाम मतलब एक नया आवाज दिया। उसके बाद में है कि 19वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा था। किसके द्वारा हो रहा था? तो पूंजीपतियों के द्वारा हो रहा था। ध्यान रखिएगा, मजदूरों का लगातार शोषण किसके द्वारा हो रहा था? पूंजीपतियों के द्वारा हो रहा था। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। देखिए, समाजवाद क्या चाहता था? समाजवाद चाहता था कि शोषण विहीन समाज बने, किसी को कोई सताए नहीं, किसी को कोई डिस्टर्ब न करे, हर व्यक्ति को स्वतंत्र तरीके से जीवन जीने का अधिकार मिले। समाजवाद यही चाहता था। और समाजवाद नहीं रहने के वजह से, समाजवाद के फैलाव नहीं होने के वजह से पूंजीपति वर्ग के लोग अत्यधिक मात्रा में जो ऐसे कि लोगों के साथ, मजदूर लोगों के साथ शोषण करने लगा। अब कह रहा है कि कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। आइए अब हम दूसरा टॉपिक इस पे पढ़ते हैं, समाजवाद की उत्पत्ति। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो दूसरा टॉपिक है, समाजवाद की उत्पत्ति। समाजवाद की उत्पत्ति। समाजवाद की उत्पत्ति। ध्यान रखिएगा, ये समाजवाद की उत्पत्ति हुआ कैसे? समाजवाद की उत्पत्ति कराए समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में। कैवीं शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। कौन सी क्रांति के फलस्वरूप हुआ था मेरे दोस्तों? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। औद्योगिक क्रांति एक चला, उद्योगों को विस्तार करने के लिए एक क्रांति चला, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योगों के मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिकों का जीवन नारकीय बन गया था। करा है कि देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हो गया, पूरी दुनिया में नए नए कल कारखाने लगने लगे, तो मजदूर जो श्रम करते थे, जो काम करते थे, वो अब क्या होने लगे? बेकार होने लगे। क्योंकि अब जो ऐसे जब मशीन जिस कार्य को करने के लिए 50-60 मजदूर लगा करते थे, अब मशीन के द्वारा वही कार्य एक व्यक्ति अकेला कर रहा है, जिसके वजह से आज मजदूरों के सामने
काम की कमी हो गई है और उसे मजदूरी करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मशीनीकरण सबसे ज्यादा गरीब मजदूरों के लिए घातक साबित हुआ है। उसके बाद में कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तथा एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। प्रथम था पूंजीवादी व्यवस्था, दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। बहुत ध्यान देने की बात है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो था, ध्यान रखिएगा, ये पूंजीवादी जो था, पूंजीवादी व्यवस्था ये दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा था? मजबूत होते जा रहा था। दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा था। दिन प्रतिदिन पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत होते जा रहा था और मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था। समृद्धशाली मतलब कहने का मतलब हुआ कि वो मजबूत होता जा रहा था। और दूसरे वर्ग में जो था, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन हो रहा था। ये जाहिर सी बात है कि समाज दो वर्गों में बटा, एक पूंजीपति वर्ग में बटा और दूसरा श्रमिक वर्ग में बटा। तो पूंजीपति वर्ग वाले लोग क्या किए? औद्योगिक कल कारखाने लगा दिए। औद्योगिक कल कारखाने में मजदूर को न रख करके वहां पे मशीनीकरण कर दिए। मशीन आ गया। अब मशीन आने के वजह से लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती चली गई। तो समाज दो वर्गों में बटा। एक वर्ग कौन था मेरे दोस्तों? पूंजीपति वर्ग। समाज दो वर्गों में बटा, जिसमें पहला था पूंजीपति वर्ग। ध्यान रखिएगा, पहला क्या था? पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग और दूसरा था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग। ध्यान रखिएगा, ये समाज दो वर्गों में बटा। कब बटा? जब औद्योगिक क्रांति हुआ, जब उद्योगों का विस्तार हुआ, जब कल कारखाने लगना शुरू हुआ, तब जो है समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक वर्ग आया पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग आया श्रमिक वर्ग। तो इसमें पूंजीपति वर्गों का सबसे बड़ा लाभ हुआ, लेकिन श्रमिक वर्ग का लाभ होता दिखाई नहीं दिया। आइए उसके बाद में चर्चा करते हैं कि ये धीरे धीरे किस तरीके से विस्तार करता है। कराए कि जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि जिस समय श्रमिक जगत मतलब मजदूरों का एक एरिया, श्रमिक जगत मतलब क्या कहने का मतलब हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि मजदूरों का एक एरिया जब आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहा था और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, मतलब समाज उसको देखने के लिए तैयार नहीं था, तब उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों जो राष्ट्र के भक्त होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो सबको चाहते हैं कि भलाई हो, है ना। जो राष्ट्रभक्त होते हैं वो सभी चाहते हैं कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो राष्ट्रभक्तों और विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रभक्त था, जो विचारक था, जो विचार करता था, और उसके बाद में लेखक लोग जो थे, वो जो श्रमिक वर्ग था उन पर बहुत गहनता से विचार किया करते थे। करा इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया। एक नवीन
ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा शब्द है ये नवीन। नवीन मत होता है नई विचारधारा। कराए कि सभी समाज के सभी वर्गों के द्वारा, यानी कि राष्ट्रभक्तों के द्वारा, विचारकों के द्वारा, लेखकों के द्वारा एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। अब ये जो नवीन विचारधारा बना, इस नवीन विचारधारा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो समाजवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? समाजवाद। समाजवाद, ध्यान रखिएगा, ये समाजवाद के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में कहने का मतलब है कि इन विचारकों में कौन कौन था भाई? विचारक कोई होंगे ना। इन विचारकों में पहला है सेंट साइमन, ध्यान रखिएगा, सेंट साइमन। उसके बाद में दूसरा था फॉरियर। उसके बाद में तीसरा था लुई ब्लां। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठेगा लुई ब्लां से, लुई ब्लां। बाकी मेरे मित्रों किताब को आप देखिएगा, बेटी बीसी बिहार सरकार का जो किताब होगा, आप वन लाइनर पॉइंट करके आप देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं प्रयास किया हूं आपको वन लाइनर पॉइंट करके क्लियर करने का। आप जरूर से जरूर किताब देखने का हरदम प्रयास करेंगे। लुई ब्लां, उसके बाद में रॉबर्ट ओवन, चौथा जो था वो रॉबर्ट ओवन। उसके बाद में पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति थे वो थे कार्ल मार्क्स। और छठा एंगेल्स। छठा जो थे वो एंगेल्स। तो अब ध्यान दीजिएगा कि विचारकों में कौन कौन थे। तो पहला था सेंट साइमन, दूसरा था फॉरियर, और तीसरा क्या था? लुई ब्लां, चौथा रॉबर्ट ओवन, पांचवा कार्ल मार्क्स और छठा एंगेल्स थे। इन सभी का नाम उल्लेखनीय है, विस्तार रूप से चर्चा किया जाता है कि ये सभी क्या थे? विचारक थे। ये सभी जो थे विचारक थे, विचार देने वाले थे। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स के पश्चात समाजवाद। ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है, एक कार्ल मार्क्स से पूर्व और एक कार्ल मार्क्स से पूर्व तो कार्ल मार्क्स से पहले और कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन, मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन, ध्यान रखिएगा, यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का, यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूटोपियन एवं वैज्ञानिक, यूटोपियन एवं यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद, यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। ये किन लोगों ने दिया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। अब देखिए उसके बाद में है कि यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि में आदर्शवादी थी
तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यवहारिक थी। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे। जितने भी यूटोपियन विचारक थे लगभग उसमें वो सब किस देश के रहने वाले थे? तो फ्रांसीसी। कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे। ध्यान रखिएगा, अधिकतर यूटोपियन समाजवादी जो थे वो क्या थे? फ्रांसीसी थे। ये फ्रांसीसी थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। वो ये लोग यूटोपियन समाजवादी लोग लड़ाई करना नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि क्रांति ना हो बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन हो। समाज में जो बंटवारा चल रहा है, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्गों को अधिक देखभाल किया जा रहा है, श्रमिक वर्गों को सताया जा रहा है। इस परिवर्तन को करने के लिए फ्रांसीसी विचारक अर्थात यूटोपियन विचारक चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन हो जाए, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। आइए अब देखते हैं यूटोपियन समाजवादी। ध्यान रखिएगा, बीटीबीसी का पूरा लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, 20 से 25 मिनट का एक वीडियो होगा, आप लोग देखिएगा। और लगभग डेली सुबह मॉर्निंग में आपको 9 बजे तक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। एवरीडे प्रत्येक दिन अलग अलग सब्जेक्ट होगा, उसका रूटीन में कुछ देर के बाद बना करके आप लोगों को सभी को मैं सेंड कर दूंगा। ध्यान रखिए, यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी यूटोपियन समाजवादी। ध्यान रखिए, ये यूटोपियन समाजवादी करा प्रथम यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी, प्रथम यूटोपियन, और यहां पर एक ब्रैकेट में दिया है स्वप्नदर्शी। ध्यान रखिएगा, स्वप्नदर्शी करा समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। ध्यान रखिएगा, एक फ्रांसीसी विचारक कौन था? सेंट साइमन, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। उसका मानना था, इस सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, समाज को भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार आगे यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। ध्यान रखिएगा, सेंट साइमन का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार उसे काम मिले, आगे यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। कहने का मतलब, एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर था। आप देखिए, दूसरा जो यूटोपियन एक विचारक था वो कौन था? चार्ल्स फॉरियर। पहले ही हम लोग सबको इसका नाम देख चुके हैं, ये सब सामाजिक विचारक थे। चार्ल्स फॉरियर था। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। चार्ल्स फॉरियर का कहना था
कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए, मतलब छोटा गांव में, शहर बड़ा शहर में नहीं भैया। कहने का मतलब है कि छोटा गांव में, छोटे कस्बों में काम करना चाहिए। ये कौन कहते थे? तो चार्ल्स फॉरियर का कहना था। उसने किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना असफल हुई। उसके बाद में है कि फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्लां था। कह रहा है कि फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति, तीसरा जो व्यक्ति था, जो लुई ब्लां, ध्यान रखिएगा, लुई ब्लां ये एक ऐसा व्यक्ति है, लुई ब्लां एक ऐसा व्यक्ति था, उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। इनका लुई ब्लां का जो सुधार कार्यक्रम था वो अत्यधिक जो था वो क्या था? व्यवहारिक था। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। उसके बाद में कहा है कि फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति कौन? रॉबर्ट ओवन, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया था। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। देखिए, रॉबर्ट ओवन का मानना था कि जो संतुष्ट श्रमिक होता है, जिसे ईमानदारी से पेमेंट दे करके उससे काम लिया जाए, तो वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकता है, अपने कार्य को कर सकता है और मन लगा के काम को करेगा। यानी कि जब तक श्रमिक संतुष्ट नहीं होगा तब तक कोई भी श्रमिक सही तरीके से कार्य को नहीं कर सकता है। उसके बाद में है, परंतु उपयुक्त चिंतकों ने प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है। प्रथम, ये आरंभिक चिंतक है जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। दूसरे, मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और फिर वह इनसे आगे बढ़ गया। आइए अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स की जीवनी। आप सभी को इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद। भारत माता की जय।